बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर एनर्जेटिक्स, और उसका टॉपिक है एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, एनर्जी में दो तरह के चेंज आ सकते हैं। या तो कोई भी एक सिस्टम है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, ऐसा प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। या फिर अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम यहां से देखेंगे कि वेदर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, तो वो हमें कैसे पता चलता है। इससे पहले हम यहां से कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे, इसमें 4 पॉइंट्स इसके रेलेवेंट डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक है यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, उसके रेलेवेंट हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर एक दूसरी एग्जांपल में लिखूंगा पॉइंट नंबर 3 और 4, उसके रेलेवेंट डिस्कस करेंगे। देखिए लेट्स से इस टॉपिक से पहले एक दो पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बताता हूँ कि अगर हम कहते हैं लेट्स से ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, और स्टूडेंट आप इसको एटम्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल से आपने इसके बॉन्ड को ब्रेक किया, एटम बना दिए। इसमें जो क्वांटिटी ऑफ हीट यहां से अब्सॉर्ब होती है, इसकी क्वांटिटी होती है 436 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, कि देखिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल थे, जाहिर हाइड्रोजन के एटम में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर आपने इसको ब्रेक करना है तो उसके लिए एनर्जी हमेशा अब्सॉर्ब होती है, यानी जहां जहां पॉजिटिव का साइन हो ना, इसके मीनिंग है ये रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक इन नेचर, यानी ये एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। इसी तरह अगर स्टूडेंट मैं कहता हूं कि दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, बेशक हाइड्रोजन के आप लिख लें, चले मैं कहता हूं क्लोरीन के एटम्स हैं। अब जब ये कंबाइन होके क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, तो स्टूडेंट देखें बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसकी अमाउंट होती है 242 किलो जूल पर मोल। तो यहां से स्टूडेंट आपने दो बातें क्लियर करनी है कि जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना है, जैसा ये एक मार्कर है, मैं अगर इसको तोड़ना चाह रहा हूं तो जाहिर है मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो हमेशा कौन सा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिए लेट्स से मैं कहता हूं वाटर मॉलिक्यूल है, आप वाटर को लिक्विड से लेके जाना चाह रहे हैं गैस के फॉर्म में, तो स्टूडेंट जाहिर है आपने इसमें बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, हीट अब्सॉर्ब होगी, बल्कि बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होंगे, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगी। तो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, बाहर से हीट इसे देंगे, तब लिक्विड वाटर गैस में कन्वर्ट होगा। अगर आप इसी का रिवर्स प्रोसेस देखेंगे, आप गैस से दोबारा लिक्विड वाटर बना रहे हैं, तो देखें इसमें फिर बॉन्ड्स या बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही होती हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो हमने स्टूडेंट दो बातें देखी, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक कर रहे हैं, तो ये हमेशा एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। और अगर बॉन्ड बन रहा है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही हैं, तो ये हमेशा कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। तो देखें ये दो पॉइंट मैंने स्टार्ट में लिखे हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एंडोथर्मिक है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। अब स्टूडेंट ये तो सिंगल एक प्रोसेस हो गया, एक ही रिएक्टेंट था, उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें किसी केमिकल रिएक्शन की, मैं कहता हूं कि ये एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन है आयोडीन के साथ, और प्रोडक्ट आएगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब स्टूडेंट इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग भी है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी है। कैसे दोनों इकट्ठे हो रहे हैं,
देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद आयोडीन और आयोडीन के भी बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, यानी रिएक्टेंट में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। फिर प्रोडक्ट में ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान। अब देखें, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इसकी मीनिंग है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, यहां पे हो रही है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड्स ब्रेकिंग, और प्रोडक्ट्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, यहां पे हमेशा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्टेंट में हमेशा ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट में हमेशा फॉर्मेशन होती है। अब स्टूडेंट, बॉन्ड्स की अगर ब्रेकिंग हो रही है तो अभी हमने पढ़ा था कि ये हमेशा एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो फिर एनर्जी रिलीज होगी, यानी रिएक्टेंट में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बन रहे हैं तो फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो अब स्टूडेंट देखें कि रिएक्शन अब्जॉर्ब भी कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि ये एंडोथर्मिक भी है या एक्सोथर्मिक भी है। तो फिर हम ये देखते हैं, अगर एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है रिएक्टेंट में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी जो रिलीज हो रही है, तो इसके मीनिंग है ओवरऑल एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर वो एंडोथर्मिक होगा। अगर एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा है जो अब्जॉर्ब हो रही है उसके कंपैरेटिव, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो मैं ये पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं कि देखिए, रिएक्टेंट में एनर्जी क्या हो रही है, अब्जॉर्ब, प्रोडक्ट में क्या हो रही है, रिलीज। अगर अब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी ज्यादा है रिलीज होने वाली से, तो फिर ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। अगर रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा है तो फिर ओवरऑल रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो स्टूडेंट देखें, when energy absorbed during bond breaking is greater than energy released in bond formation, then reaction will be endothermic. When energy released during bond formation is greater than energy absorbed in bond breaking, then reaction will be exothermic. यानी अगर एनर्जी अब्जॉर्ब ज्यादा है तो वो एंडोथर्मिक है, अगर रिलीज वाली ज्यादा है तो फिर वो एक्सोथर्मिक होगा। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने दो बातें डिस्कस की हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड की ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड की फॉर्मेशन भी। ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है वो डिपेंड करता है कि अगर एनर्जी अब्जॉर्ब ज्यादा है तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर एनर्जी रिलीज वाली ज्यादा है तो फिर वो एक्सोथर्मिक है। उसके बाद स्टूडेंट आगे नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, थर्मल एनर्जी का सबसे पहला यूनिट है जॉल। देखिए जॉल को डिफाइन किस तरह से करते हैं, जॉल बेसिकली वर्क डन का यूनिट है और वर्क डन इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो स्टूडेंट देखें, वर्क डन का यूनिट है जॉल। फोर्स मैं अगर कहता हूं कोई भी एक पार्टिकल है, आपने उसको मूव कराना है और मूव कराने के लिए 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और वो 1 मीटर डिस्टेंस मूव कराता है, तो ये 1 न्यूटन मीटर या किसके इक्वल होगा, 1 जॉल के। यानी अगर आप पार्टिकल्स को, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हम कहते हैं आपने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, और हीट एनर्जी प्रोवाइड की वजह से वो पार्टिकल, वो मॉलिक्यूल या वो जो भी एक आपके पास सब्जेक्ट है वो मूव करता है 1 मीटर, और कितनी फोर्स उस पर लग रही है, 1 न्यूटन, तो उसको हम कहते हैं वर्क डन कितना होगा, 1 जॉल। तो एक इसका यूनिट जॉल है, इसको कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, इट इज कॉल्ड 1 जॉल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो हर केमिस्ट्री में आप वर्ड इतना नहीं यूज करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं, लेकिन ये है कि पार्टिकल्स आप कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है कैलोरी, ये भी इसका एक यूनिट है। इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, देखें हम कहते हैं कि ये हमारे पास लिक्विड वाटर है और इसकी हमारे पास अमाउंट है 1 ग्राम।
और लेट्स से सपोज करते हैं इसका टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट आपने 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है, तो इसको हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि ये 1 डिग्री में राइज है 15.5 डिग्री। ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके लिए जाहिर है हीट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो देखें, हम कहते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर आपने राइज करना है 1 ग्राम वाटर का। जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब होती है उसे कहते हैं 1 कैलोरी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लें। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड यानी हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, इसे हम कहते हैं 1 कैलोरी। और स्टूडेंट इनका एक रिलेशन है कि 1 कैलोरी किसके इक्वल है, 4.18 जूल के। और एक बार ना यहां से क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 जूल किसके इक्वल है, कितने कैलोरी के इक्वल है। तो स्टूडेंट इस नंबर को यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे 1/4.18 कैलोरीज आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में 0.239 या इस तरह हो जाएगा, आपने आंसर निकाल लेना है। तो थर्मल एनर्जी होती है, बेसिकली हीट एनर्जी है। तो स्टूडेंट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और आज जो बातें हमने डिस्कस की, एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन और दूसरा यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी, 2 यूनिट हैं, एक एसआई है जॉल, दूसरा कैलोरी है, नॉन एसआई यूनिट है। और इनका आपस में रिलेशन है कि 1 जॉल किसके इक्वल होता है, 4.18 कैलोरीज के। तो स्टूडेंट जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।